नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 145 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा संविधान सभा में बहस। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय पूर्वोत्तर के मुद्दे पर क्या क्या चर्चाएं हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। ऐसे में संविधान निर्माण के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि वो संविधान लंबे समय तक चल सके और देश का प्रत्येक व्यक्ति उस संविधान का सम्मान कर सके। यही चीज़ हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ध्यान रखा। उन्होंने संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया, और इस संविधान सभा का ये उद्देश्य रखा गया कि ये भविष्य के भारत के लिए एक अच्छा सा संविधान का निर्माण करे। लेकिन बात ये उठती है कि हमारा देश इतना विविधताओं भरा है, यहाँ पर इतने धर्म, इतनी भाषाएं और क्षेत्रीगत जो विभिन्नताएं हैं, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति हमारे संविधान को फॉलो क्यों करे। तो इसलिए संविधान सभा में हमने क्या किया, संविधान सभा में प्रत्येक क्षेत्र के जो राजनीतिक जागरूकता वाले लोग थे, जिन्हें राजनीतिक का ज्ञान था, जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का अनुभव था, उन सभी की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों को संविधान सभा में प्रवेश दिया, ताकि वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें और उससे संबंधित जो अधिकार हैं उन्हें संविधान में लिखा जाए। यानी कि कुल मिलाकर साधारण से शब्दों में ये बात कहूँ तो ये है कि भारत की संविधान सभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसमें भारत के प्रत्येक क्षेत्र के जो नामचीन लोग थे वो शामिल थे। ऐसे में संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगभग पर संविधान सभा में संविधान पर क्या हुई, चर्चा हुई। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। वैसे तो 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि इतिहास में जो ये 26 जनवरी का दिन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रभावी दिन था। उसका रीज़न ये था कि 26 जनवरी 1930 को यानी कि 26 जैन 1930 को हमने पहली बार अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन हमें आज़ादी कब मिली, आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो आने वाली पीढ़ियां 26 जनवरी 1930 के दिन का महत्व ना भूलें, इसलिए हमने हमारा संविधान कब लागू किया, इसलिए हमने हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया। ऐसा इस चैप्टर की प्रस्तावना कहती है। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान में प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया, और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो पूर्वोत्तर के राज्य शुरुआत से ही एक अहम मुद्दा रहे थे। जैसा कि संविधान के बनने से पहले भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे, और उस दौरान सुधारों की एक श्रृंखला चल रही थी। जैसे कि 1909 में यानी कि 1909 में एक एक्ट आया था। बिल्कुल इसी प्रकार से 1919 में यानी कि 1919 में भी एक एक्ट आया था। इसी प्रकार से 1935 में यानी कि 1935 में भी एक भारत सरकार अधिनियम आया था। इन अधिनियमों की विशेषता ये रही कि इसमें संवैधानिक सुधारों की धीरे धीरे बात की जा रही थी। भारत एक लोकतंत्र की ओर बढ़ता जा रहा था। हालांकि इसमें जो फ़ायदा था वो ब्रिटिशिश का ही था। ब्रिटिशिश अपने फ़ायदे के लिए ये अधिकार दे रहे थे, उनकी कोई मंशा नहीं थी कि वो हमें स्वतंत्र करें। तो ऐसे में जो 1919 का एक्ट था यानी कि 1919 का एक्ट था, और जो 1935 का एक्ट था, इसमें पहली बार पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे, उनसे संबंधित विषयों को उठाया गया। जैसा कि हमारी किताब कह भी रही है, भारत का संविधान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल करता है जो भारत के नागरिक हैं, और जो भारत के नागरिक नहीं हैं यानी कि विदेशियों को भी यहाँ पर अधिकार दिए जाते हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारा देश एक बेसिक डेमोक्रेसी वाला देश है, जहाँ पर बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं, और इन अधिकारों की पूर्ति के लिए विभिन्न कानूनों का भी निर्माण किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके। ऐसे में हम भारत में सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र की जो गहराइयाँ हैं उसको हमारा संविधान पूरा करता है।
ब्रिटिश शासनकाल यानी कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ही लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक जो मूल्यों की विशेषताएं थी, ये संविधान सभा पे छोड़ दी गई कि संविधान सभा ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए, संविधान सभा ऐसे कानून बनाए जिससे लोकतांत्रिक मूल्य हों। और लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जन जन की भागीदारी, जन जन के अधिकारों की वकालत, और लोगों में से लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का इसमें क्या होना चाहिए? पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। ऐसे में जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो वो 1919 और 1935 का एक कानून लेकर आए, जहां 1919 के कानून में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पिछड़े क्षेत्रों का प्रयोग किया गया। यानी कि 1919 के एक्ट में पहली बार पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया? क्या वर्ड यूज़ किया गया? पिछड़े इलाकों के रूप में घोषित किया गया। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया तो इन्हीं राज्यों के लिए बहिष्कृत वर्ड का यूज़ किया गया। बहिष्कृत या फिर आंशिक बहिष्कृत रूप से इन्हें क्या करा गया? नामित किया गया। यानी कि जब आप 1919 का एक्ट देखोगे तो 1919 के एक्ट में पूर्वोत्तर के इलाकों को कैसे इलाकों के नाम से रखा गया? पिछड़े हुए इलाकों के नाम से। जबकि 1935 के एक्ट में इन्हीं पिछड़े हुए इलाकों को क्या नया नाम दिया गया? बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत। इसके बारे में हम आगे और भी अच्छे से चर्चा करेंगे। अब तक की सिर्फ इतनी सी बात है कि 1919 के एक्ट में हमने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, यानी कि हमने मतलब ब्रिटिश ने क्या नाम दिया? पिछड़े हुए इलाके। और 1935 के एक्ट में पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए क्या वर्ड यूज़ किए गए? बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत इलाके। अब हम बात करते हैं, जब हमारी संविधान सभा बनी तो उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के लिए किन मुद्दों पर चर्चा करी? तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा के निर्माण के लिए हम पर विशेष अनुभव नहीं था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने दो मिशन भारत में भेजे। एक क्रिप्स मिशन भेजा जिसके अध्यक्ष सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। और दूसरा मिशन था कैबिनेट मिशन। तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में क्या क्या मुद्दे किए गए, क्या क्या मुद्दे रखे गए, इन सब चीज़ों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप पूर्वोत्तर भारत की बात करोगे तो असम, त्रिपुरा और जो मणिपुर हैं, ये एक विशेष क्षेत्र थे। ये उस समय की शाही रियासतें थीं। ये उस समय पूर्वोत्तर के क्षेत्र की लीडरशिप करते थे। जैसा कि आपको पता है, असम से आगे चलकर काटकर 4 अलग राज्यों का भी निर्माण हुआ। तो असम, त्रिपुरा और जो मणिपुर है, इन्हें शाही रियासतों का दर्जा प्राप्त था। और इन्हीं को मिलाकर आगे चलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमने क्या करा? गठन किया। यानी कि आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गठन किन राज्यों को मिलाकर किया गया था, तो तत्कालिक जो असम था, उस समय का जो आसाम था, उस समय का जो त्रिपुरा था, उस समय का जो मणिपुर था, इन तीनों को मिलाकर, ये तीनों एक देसी रियासतें थी जिन पर राजाओं का शासन था, इन तीनों को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट का गठन किया गया था। आगे चलकर असम से 4 अलग अलग राज्यों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, जो कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान थे। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और इसके अध्यक्ष थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, इसलिए इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन का रखा गया। तो क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव रखे? क्रिप्स मिशन ने ये सिफारिशें दी कि भारत एक डोमिनियन स्टेट्स होगा। तो देखो, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि भारत में जो शासन है वो तो भारतीय ही करेंगे, लेकिन वो ब्रिटिश शासन के अधीन होगा। ब्रिटिश शासन के अनुसार भारत में शासन होगा। यानी कि भारत के लोग भारत को चुन तो सकेंगे, भारत में भारत के लोगों की सरकार तो हो सकेगी, लेकिन जो संवैधानिक निर्माण है, जो कानून प्रक्रिया है, वो ब्रिटिश शासन के हिसाब से चलेगी। तो क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई। इतने नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जो संघ होगा, भारतीय जो फेडरेशन होगा, इंडियन जो यूनियन होगी, इसमें सभी राज्य शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई प्रांत ऐसा है जो संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है, जो रूल और रेगुलेशन को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो वाला राज्य अपना अलग संविधान बना सकता है। यानी कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन में क्या कहा कि भारत एक डोमिनियन स्टेट्स होगा। दूसरी बात यह है, ये एक संघ होगा जिसमें सारी रियासतें होंगी, सारे प्रांत होंगे। लेकिन यदि कोई रियासत और प्रांत इस संविधान को मानना नहीं चाहता तो अपना अलग संविधान भी बना सकता है, वो अपनी अलग संविधान सभा का गठन भी कर सकता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही नहीं, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टियां थीं, इन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
उसका कारण ये था कि मुस्लिम लीग जो थी वो भारत का विभाजन चाहती थी, वो 2 संविधान सभाएँ चाहती थी, वो अलग देश पाकिस्तान चाहती थी, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये क्रिस मिशन नहीं चाहती थी, ये चाहती थी डोमिनेट स्टेट्स ना हो, बल्कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। अंततः क्रिस मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में चुनाव हुए, और ब्रिटेन में ना नई सरकार आई, लेबर पार्टी की सरकार। लेबर पार्टी की जो सरकार थी ये भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर में थी। ऐसे में इन्होंने ना एक मिशन भेजा भारत में, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन, इस मिशन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ब्रिटेन के जो कैबिनेट के 3 सदस्य थे, कैबिनेट मतलब होता है मंत्रालय, तो ब्रिटेन के जो मंत्रालय के 3 बड़े सदस्य थे, जिनमें से एक का नाम था लॉर्ड पैंटिंग, दूसरे का नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स वही, और तीसरा नाम था मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों जो हैं भारत में आते हैं, और इनकी जो योजना थी उसे कैबिनेट योजना कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो था ये चाहता था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इनके बीच में जो मतभेद हैं, इन मतभेदों को सुलझा दिया जाए, किसी भी तरीके से देश का विभाजन रोक दिया जाए। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो विचारधाराओं के माध्यम से एक दूसरे से बहुत दूर जा चुकी थी, कैबिनेट मिशन ये चाहता था इन दोनों के बीच में सुलह करवा दी जाए, इन दोनों को समझा दिया जाए और एक ही संविधान सभा से काम चल जाए। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि उसका तो एक ही उद्देश्य था कि हमें एक अलग देश चाहिए, और वो हुई पाकिस्तान। अंततः 16 मई 1946 को क्या हुआ, कैबिनेट प्रतिमंडल ने कुछ सिफारिशें रखी। उन्होंने कहा देखो भाई, हम ये बता रहे हैं आपको कि जितने भी देसी रियासतें हैं, जितने भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं, वो मिलकर भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें जो विदेशी मामले होंगे, रक्षा के मामले होंगे और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होगा वो केंद्र सरकार का नियंत्रण उस पर होगा। यानी केंद्र सरकार क्या क्या कार्य करेगी, जब एक नए भारत का निर्माण होगा जिसमें देसी रियासतें होंगी, प्रांत होगा, तो उसमें विदेशी मामले सारे केंद्र सरकार देखेगी, रक्षा के मामले सारे केंद्र सरकार देखेगी, संचार के मामले सारे केंद्र सरकार देखेगी, लेकिन जो बाकी शक्तियां हैं वो प्रांतों और राज्य सरकार की होंगी। लेकिन मुद्दा क्या उठा, मुद्दा ये उठा कि कैबिनेट मिशन को भी इन्होंने क्या करा, माना नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी और जो कांग्रेस थी वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां देने के पक्ष में थी। परिणाम तक कैबिनेट मिशन भी क्या हो गया, असफल हो गया। अब देखो, संविधान सभा के निर्माण के लिए 2 मिशन आए, एक क्रिप्स मिशन और एक कैबिनेट मिशन। अब दोनों ही असफल हो गए। इधर पता है क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने तुरंत ही 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे बना दिया, और यहीं से दंगे फसाद की शुरुआत हो गई। परिणाम ये रहा, देश का विभाजन हो गया। अब जब देश का विभाजन हो गया तो एक नई संविधान सभा जो हमारी कर रही है काम, अब उसमें हम पूर्वोत्तर के मुद्दों की बात करेंगे कि जो संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए क्या वर्क करेगी। तो फाइनली हमारी संविधान सभा बन चुकी है और संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में जो है भारतीय संविधान सभा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व जो हैं अपने अपने क्षेत्रों के लिए मुद्दे उठा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए इन अधिकारों की ज़रूरत है, हमारे क्षेत्र के लिए इन अधिकारों की ज़रूरत है, और उसके ऊपर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, बात बहस हो रही हैं, मतदान हो रहे हैं, और फाइनली जो चीज़ें ठीक लग रही हैं उन्हें संविधान में लिखा जा रहा है। अब क्या हुआ, संविधान सभा में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां थीं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों को उठाया। वैसे तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में बड़ी भूमिका कौन निभा रहे थे, तो संविधान सभा में बड़ी भूमिका निभा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का ड्राफ्ट कौन तैयार कर रहे थे, तो संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा संविधान सभा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन बात ये आती है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन बड़ी भूमिका निभा रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए सबसे बड़ा जो नाम आता है ना, वो नाम आता है गोपीनाथ बारदौलाई का। गोपीनाथ बारदौलाई अपनी तर्क शक्ति के लिए जाने जाते थे, अपनी लॉजिकल क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर बहुत सारी बहसें करी और इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें करी। बिल्कुल ऐसे ही एक और नाम है JJM निकोलस रॉय, एक नाम और है रोहिणी कुमार चौधरी, एक नाम और है कुलधर चालिहा, एक नाम और है निवारन चंद्र लश्कर। इसी प्रकार से धरणीधर बसु मतराई, मोहम्मद सादुल्ला, अब्दुल राउफ, गिरजा शंकर गुहा। तो ये जो गिरजा शंकर गुहा थे ये तो त्रिपुरा और मणिपुर रियासतों के एक बड़े अधिकारी भी थे। तो ये जो नाम है, तो अब अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए
कौन कौन लोग आवाज़ उठा रहे थे? तो ये लोग थे जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। तो देखो, अब बात ये आती है, जो ये प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे, हम सभी को पता है संविधान सभा का निर्माण जो है उसके लिए चुनाव नहीं हुए थे। संविधान सभा का निर्माण एक अप्रत्यक्ष तरीके से रखा गया था। तो ये जितने भी सदस्य थे ये अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहे थे, संविधान सभा में चुने गए थे। असम के नेताओं की जो लीडरशिप करी थी, इन सभी की लीडरशिप करी थी गोपीनाथ बारदोलाई ने और जेम्स जॉय मोहन ने, इसी प्रकार से निकोलस रॉय ने, जो कि उस समय असम में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। और ये इतना बड़ा नाम है जेम्स जॉय मोहन निकोलस रॉय का, जिसे जे निकोलस रॉय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनके लिए संविधान में एक अलग सूची का निर्माण होना चाहिए। अलग अनुसूची में इनके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग संवैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए। इन्हीं के प्रयासों से भारतीय संविधान में छठी अनुसूची का जो है निर्माण हुआ। तो आप सभी को बताया हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय कितनी शेड्यूल्स थी? तो उस समय 8 शेड्यूल्स थी, जिसमें जो 5th शेड्यूल है और जो 6th शेड्यूल है, ये दोनों शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है भाई, इस समय संविधान में कितनी शेड्यूल्स हैं? तो इस समय संविधान में जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान बना था तो टोटल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, जिसमें से पांचवी और छठी किससे रिलेटेड है? उनमें से पांचवी और छठी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो अगर कोई पूछे संविधान में 6 शेड्यूल को बनाने में किसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो संविधान सभा में 6 शेड्यूल को बनाने के लिए गोपीनाथ बारदोलाई और जेम्स जॉय मोहन निकोलस रॉय यानी कि जे निकोलस रॉय की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया था इन दोनों ने, और इसके साथ साथ आगे इन्हें अंग्रेजों ने जेल में भी डाल दिया था। मरने के बाद इन्हें भारत रत्न भी मिला, किन्हें? गोपीनाथ बारदोलाई को। तो गोपीनाथ बारदोलाई असम के जाने माने वकील थे, कांग्रेस के एक नेता थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, अंग्रेजों ने इन्हें जेल में भी डाल दिया था। मरने के बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। उन्होंने संविधान सभा में बहस करी और संविधान की छठी अनुसूची तैयार करने में, छठी अनुसूची जिसका संबंध नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से है, आगे चलकर वो असम के प्रमुख तथा मुख्यमंत्री भी बने। जे मोहन निकोलस रॉय की अगर बात करें तो ये खासी विधायक थे। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है खासी जनजातियों के बारे में, जयंतिया जनजातियों के बारे में, गारो जनजातियों के बारे में। तो खासी जो क्षेत्र के विधायक थे वो कौन थे? जे मोहन निकोलस रॉय। 1921 में यानी कि 1921 में वो असम राज्यपाल परिषद के लिए भी चुने गए और आगे चलकर वो असम प्रांत की विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। 1946 में वो भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस के टिकट पर चुने। गोपीनाथ बारदोलोई की तरह उन्होंने भी संविधान सभा की छठी अनुसूची के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर हम देखें गोपीनाथ बारदोलाई की और निकोलस रॉय की, तो ये दो बड़े नाम थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम बात करेंगे कुछ कमेटियों की। तो संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियों का निर्माण किया गया था, जिनमें से प्रमुख 8 कमेटियां थीं। और इन कमेटियों का काम ये था कि ये संविधान के अलग अलग रूपों की चर्चा करें और उसका ड्राफ्ट तैयार करें। जैसे कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसे हिंदी में हम मसौदा समिति भी कहते हैं। तो ड्राफ्ट कमेटी का काम यह था कि उस संविधान का प्रारूप तैयार करें। केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें 15 और भी सदस्य थे। इसी प्रकार से केंद्रीय संविधान कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये भी नेहरू थे और ये अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, इसमें 25 और भी लोग थे। इसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ और जो शेड्यूल्स थे इनके लिए एक अलग कमेटी थी, इसके भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा इनकी सहायता के लिए 54 लोग और भी थे। तो ऐसी कुछ मुख्य कमेटियां बनाई गई और कुछ छोटी छोटी और भी कमेटियां बनाई गई जिन्हें अलग अलग काम सौंपे गए, जैसे कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल्स जो लोग थे, जनजातीय जो इलाके थे, उन सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई। जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बारदोलाई। बारदोलाई कमेटी की अब हम बात करेंगे। तो बारदोलाई कमेटी ने किसके लिए वर्क किया? बारदोलाई कमेटी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए वर्क किया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो नॉर्थ ईस्ट में की कमेटी में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। बारदोलाई समिति के जो सदस्य थे उनमें से निकोलस रॉय थे, जो कि खासी नेता थे, मैंने बताया आपको। बी एन राव, जो कि एक सिविल सेवक थे, सिविल सेवा के उच्च अधिकारी थे। बी एन राव ने संविधान सभा के सलाहकार भी थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे ए वी ठक्कर, जो कि एक गांधीवादी के रूप में थे।
एक सादा जनजाति और बुद्धिजीवी एक और नेता थे जिनका नाम था मयंग नोचा एओन। ये नागा नेता थे। यानी कि आपने नागा जनजातियों के बारे में पढ़ रखा है, खासी जनजातियों के बारे में पढ़ रखा है, गारो जनजातियों के बारे में पढ़ रखा है। तो नागा जनजाति के कौन से नेता संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे? तो नागा जनजाति के जो नेता थे वो बारदोलाई कमेटी में थे, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था मयंक नोचा एओ। ठीक है भाई। तो बारदोलाई कमेटी ने असम के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से डोर टू डोर सर्वे किया, उनके पिछड़ेपन का कारण के पता लगाने के लिए उनसे बातचीत करी, और उसी के आधार पर संविधान सभा में इन्होंने छठी अनुसूची की बात करी। इन्होंने देखा कि इन लोगों का जो पूरी की पूरी तरीके से निर्भरता है वो यहाँ की भूमि, जंगल, जीवन शैली, पारंपरिक न्याय प्रणाली और जो भाषा है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने देखा कि ये पूरी तरीके से अपनी जल जंगल जमीन पर डिपेंड हैं। ऐसे में इन लोगों की जो पहचान रखी गई और इन्हें छठी अनुसूची में विशेष दर्जा दिया गया। बारदोलाई कमेटी ने असम और ठक्कर कमेटी ने बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत क्षेत्रों की दौरे किए। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि 1919 में सबसे पहले इस इलाके के लिए कौन सा नाम यूज़ किया गया था? तो वो नाम यूज़ किया गया था पिछड़े इलाके। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया था तो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या कितने नाम यूज़ किए गए? दो, एक बहिष्कृत इलाके और एक कौन से इलाके? आंशिक रूप से बहिष्कृत इलाके। तो देखो, जो बहिष्कृत इलाके थे उसमें आते थे असम के इलाके, और जो आंशिक रूप से बहिष्कृत इलाके आते थे वो थे असम के अलावा जो बाकी क्षेत्र थे वो आंशिक रूप से बहिष्कृत इलाके थे। तो ठक्कर कमेटी ने और बारदोलाई कमेटी ने, इन दोनों कमेटियों ने मिलकर संविधान सभा में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, और इसमें असम से संबंधित और अन्य राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की चर्चा करी। और इन्होंने ये कहा कि इन क्षेत्रों के लिए अब ना नया वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र। यानी कि बारदोलाई कमेटी ने और ठक्कर कमेटी, ये दो महत्वपूर्ण कमेटियां थी जो नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों को उठाएंगी। ये उन क्षेत्रों का व्यापक दौरा करेंगी, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी, और ये पाएंगी कि इन इलाकों के लिए अब अनुसूचित क्षेत्र का नाम रखना चाहिए, ना कि बहिष्कृत क्षेत्र का नाम रखना चाहिए। और तो बहिष्कृत क्षेत्र में क्या थे? असम थे, असम के इलाके थे, और आंशिक रूप से बहिष्कृत जो असम को छोड़कर बाकी इलाके थे। संविधान सभा में ये तर्क दिया गया। अब क्या तर्क दिया गया इन अधिकारों के लिए? तो संविधान सभा में ये तर्क दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी.एन. राव, इन्होंने ये तर्क दिया, इन्होंने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि कानून मंत्री भी थे उस समय और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो ऐसे में चर्चा विचर्चा हुई, तो इन लोगों ने ये कहा कि यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे में इन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। तो ऐसे में टाइम टू टाइम, जैसे कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ डाटाज लिखे हुए हैं, जैसे कि 17 अक्टूबर 1949 को ड्राफ्ट बनाया गया, उस पर चर्चा हुई। फिर ऐसे ही चलकर 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस पर चर्चा हुई, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे संशोधन हुए। फाइनली 26 नवंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने इस पर साइन किए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया। बरदोली कमेटी की मुख्य सिफारिश के आधार पर असम राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई, क्षेत्रीय काउंसिल यानी कि रीजनल काउंसिल बनाई गई, जिसके बारे में आप 5 और 6 चैप्टर में पढ़ोगे भी। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान सभा में बहुत सारी बहस हुई थी। संविधान सभा का वाद विवाद खंड 9 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। छठी अनुसूची के मुख्य जो तर्क थे वो ये थे कि यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाए, स्वायत्त क्षेत्र परिषद बनाई जाए, जनजातियों की जो सांस्कृतिक पहचान है उन्हें सुरक्षित रखा जाए, जनजातीय क्षेत्रों के जो आर्थिक हित हैं उन्हें भी सुरक्षित रखा जाए। और ये तर्क कौन दे रहे हैं? तो वही निकोलस रॉय और बारदोलाई, जो कि बहुत बड़ी उस समय के उस क्षेत्र के नेता थे। तो इस प्रकार से हम देखें तो असम और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके थे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं थोड़ा सा इसे आगे करना भूल गया आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से असम के जनजातीय इलाके और गैर जनजातीय इलाके जो थे उन्हें अलग अलग तरीके से बांट दिया गया, और जो गैर जनजातीय लोग थे इन लोगों के ऊपर कुछ अंकुश रखे गए कि ये जनजातीय इलाकों में भूमि नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये माना गया जो जनजातीय इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, इन्हें अपने क्षेत्रों पर शासन करने का खुद अधिकार होगा। ये अपने जल जंगल जमीन और अपने परंपराओं को बनाए रखेंगे, अपने कल्चर को बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के निर्माण में बहुत सारी कमेटियों का निर्माण किया गया, बहुत सारी उप कमेटियों का निर्माण किया गया, उप समितियों का निर्माण किया गया, और इनका कार्य अपने अपने क्षेत्र से रिलेटेड था।
इसी प्रकार से बारदोलोई कमेटी और ठक्कर कमेटी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करा। उन्होंने इन क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से डोर टू डोर बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा और उसके आधार पर संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चैप्टर में एक सारांश है, चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।